नमस्कार प्यारे साथियों, मैं टॉपर गाइडेंस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आज टॉप 20 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 8 करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह शासक कौन है जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। दोस्तों, ऑप्शन है सिमुक, अजातशत्रु या फिर कनिष्क या फिर अशोक। दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है, तो मैं बता देता हूं कि दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अशोका। इसका सही आंसर है अशोक। जो सम्राट अशोक हैं, उन्होंने उनके बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। सौतेला भाई बोल सकते हो आप। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो जो सुसीम था, मौर्य साम्राज्य, जो अशोक सुसीम थे वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था? बिंदु शाह, और फिर कौन आया है? अशोक। तो ये इनका ब्रदर था। तो इनके अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये फैक्ट नहीं है, आपको याद रखने हैं। तक्षशिला में जो उसका उस टाइम पे जो राज्यपाल था वो भी सुसीम था। आप जानते हो कि जो अशोक था वो अवंती का राज्यपाल था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो टॉपिक हैं आपको याद रखना है। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों, विक्रम संवत का प्रारंभ कब होता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन इस प्रकार हैं: 57 ईस्वी या फिर 78 ईस्वी या 58 ईस्वी पूर्व या 57 ईस्वी पूर्व। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 58 BC पूर्व, यानी कि जो ईसा मसीह हैं बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के जन्म से 58 ईसा वर्ष पूर्व जो विक्रम संवत है इसकी स्थापना हो चुकी थी। इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे इंडियन कैलेंडर के अनुसार आता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? क्या अर्ध संघ माना गया है, या फिर स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, या राज्यों का एक यूनियन माना गया है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है राज्यों का संघ। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। यह हमारे आर्टिकल 1 में दिया है कि भारत एक यूनियन स्टेट है। यूनियन स्टेट है भारत, इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। ये हमारे आर्टिकल 1 में दिया गया है। तो दोस्तों, ये को याद रखना है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट 20, भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 368, आर्टिकल क्या है? 368 में इसका उल्लेख है। ये आपको याद रखना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम का मतलब बढ़ते से छोटे के क्रम में, बड़े से छोटे के क्रम में। तो दोस्तों, आपको देखना है, ऑप्शन बताना है, इसका सही आंसर क्या है, आप देखिए। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो इसके अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो दोस्तों याद रखना, सबसे पास में पड़ता है, जो सबसे बड़ा है वो है जुपिटर, बृहस्पति, इसके बाद है शनि, अरुण, वरुण, इसके बाद अर्थ की बारी आती है, उसके बाद शुक्र की बारी आती है, और फिर मंगल की बारी आती है, और फिर बुध की बारी आती है। ये आपको याद रखना है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे मीठी और विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? दोस्तों, आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या फिर मिशिगन। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहाँ पर पड़ती है? अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ती है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगर मैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो अगर फ्रेश वाटर अगर आपको वॉल्यूम दे दे, वॉल्यूम या आयतन के हिसाब से दे दे, तो आपको बैकाल बताना है। बैकाल कहाँ पर पड़ती है? बैकाल पड़ती है साइबेरिया में। और एक आती है टंगानिका, तो जो ईस्ट अफ्रीका में पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ती हैं, चलो। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है। नई दिल्ली, हैदराबाद, पटना या फिर शिमला, इस प्रकार के ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, हैदराबाद।
ऑप्शन बी हैदराबाद इसका सही आंसर है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये है कि जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, वहाँ पर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बुक है दास कैपिटल, ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल इज द फेमस बुक ऑफ क्या है? जोसेफ स्टालिन, कार्ल मार्क्स या फिर गुन्नाल मेल्डल या फिर एडम स्मिथ। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर है। दास कैपिटल जो मार्क्सवाद सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है वो हुआ है रसिया में, USSR जो चलता है उसमें मार्क्सवाद चलता है। दास कैपिटल एक बुक है, इकोनॉमिक्स की बेहद महत्वपूर्ण बुक है। ये देखिए, ये चिन्ह है रसिया का, ये चिन्ह है रसिया का, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल। तो ये रसिया में चलता है, दास कैपिटल लेफ्ट जिसको बोलते हैं हम। अब अगला प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? जो गुरु नानक थे उसके उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये आपको बताना है। या ऑप्शन इस प्रकार है, गुरु हरगोविंद, गुरु रामदास या गुरु अर्जुन देव या गुरु अंगद। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है गुरु अंगद। गुरु अंगद हैं वो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। तो अगर मैं इसके, ये हैं गुरु नानक साहब, ये हैं गुरु नानक जी। गुरु नानक ने अपॉइंट किया था उनके भाई लहना को, ये उनके उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद। तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आत्मारंग पांडुरंग, बाल गंगाधर। ये देखिए दोस्तों, ये हैं आत्मारंग पांडुरंग साहब। इन्होंने क्या किया था, जो आत्मा समाज की जो स्थापना की थी वो 1867 में की थी। क्या हुआ था कि जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने विजिट किया था महाराष्ट्र में। इसके बाद बहुत सारे जो लोग थे इसमें बिलीव करने लगे, वन गॉड इन वर्ल्ड वर्शिप, मतलब एक ही भगवान है और एक ही भगवान की प्रार्थना करिए, इनका एक नारा था। अगला प्रश्न है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों आपसे पूछा गया है कि यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ यूएसए? वॉलीबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल या फिर कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बेसबॉल। क्या है? ऑप्शन बी बेसबॉल इसका सही आंसर है। ये एक इस प्रकार से एक डंडा होता है, बेसबॉल का जो डंडा होता है उसमें एक गेंद फेंकते हैं, तो उसको करना है क्रिकेट जैसा होता है पर बल्ला नहीं होता। बेसबॉल जो अपने दंगे वगैरह होते हैं इसमें बेसबॉल के डंडे लेकर तो वो मारते हैं, वो रखे रहते हैं लोगों के पास, मेरे पास भी था। बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है किससे है? तैराकी से, मुक्केबाजी से, कुश्ती से या फिर कबड्डी से। दोस्तों आपको बताना है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है। तो देखो बटरफ्लाई से ही हमें समझ में आ गया कि इसका जो सही आंसर हो सकता है वो क्या होता है? तैराकी। तो जो जेम्स फेल्प्स थे वो तैराकी से संबंधित सबसे अधिक गोल्ड ले रखे थे। तो ये आपको याद रखना है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे संबंधित है? तैराकी से। ये रहे वो जिनकी मैं बात कर रहा था। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक इससे संबंधित से एक और वो नाम भी बोला जाता है डॉल्फिन किक। डॉल्फिन आप जानते हो ना, गंगा नदी है उसमें पाई जाती है डॉल्फिन, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइकॉम सत्याग्रह जो कहाँ चलाया गया था? आपको बताना है दोस्तों कि जो बाइकॉम सत्याग्रह है वो कहाँ चलाया गया था। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल। बाइकॉम सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह था, इसमें क्या हुआ था 1924 से 25 के टाइम की अगर मैं बात करूं तो अनुसूचित जो एसटी और एससी की जो लोग होते हैं उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके लिए एक बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया था। अगर इसकी बात करूं तो त्रवणकोर में हुआ था, केरला के त्रवणकोर में हुआ था। और क्या हुआ था कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत के ऊपर ये आंदोलन था। ये एक मंदिर था श्री महादेवा टेम्पल, मतलब श्री महादेव जी का एक मंदिर था बाइकॉम में, इसके लिए आंदोलन हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? एक डिस्ट्रिक्ट है कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये इसकी लोकेशन, एक इमेज भी मैं आपके साथ लेके आता हूँ। और अगला प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि से किस महान शख्सियत को जाना जाता है? दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी महान शख्सियत है जिसको देशबंधु कहा जाता है? BR अम्बेडकर साहब, चित्तरंजन दास साहब या बिपिन चंद्र पाल या रविन्द्रनाथ टैगोर।
दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो है चित्तरंजन दास। देशबंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब मैं आपको अगर चित्तरंजन दास जी को भूलना तो नहीं चाहिए, पर भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ, ये है चित्तरंजन दास और इनको जनरली बोला जाता है देशबंधु। दोस्तों चित्तरंजन लोकोमोटिव कहाँ पर है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चित्तरंजन लोकोमोटिव एक रेल इंजन बनाए जाते हैं, कोरोना काल में अच्छा काम कर रहा है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। मैं कमेंट बॉक्स में आप इसका प्रश्न का आंसर जरूर चाहूँगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा किया गया है, तो आपको बताना है 40वें, 43वें, 42वें या 39वें। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के को मिनी संविधान कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे, इसको इसलिए भी कहा जाता है लघु संविधान कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। इसके बाद संविधान के एक ढांचे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था। इसमें बहुत इसको आपसे एक प्रश्न ये बीच पूछा जाता है कि किस समिति की रिकमेंडेशन पर 42वां संविधान संशोधन लाया गया, तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया। इसमें क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो ये कहाँ से लिए गए, हमने यूएसएसआर से लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थायी समिति है, आपको बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन सी स्थायी समिति है। ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियमन समिति या उपयुक्त समिति। दोस्तों इसको सही आंसर आपको बताओ तो दोस्तों आपने सोचा कि हाँ देखिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त समिति। तो प्राक्कलन, लोक लेखा, नियमन समिति। दोस्तों संसद की मदद के लिए कुछ समितियां होती हैं। संसद की जो कार्यवाही हो उसकी देखरेख के लिए क्या काम चल रहा है उसके लिए समिति बनाई जाती है, मदद के लिए बोल सकते हैं। तो 16 एक स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, 16 मानी हुई कमेटी है संसद के अंदर, ये आपको याद रखना है। कुछ प्राक्कलन ये बहुत विशेष हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज पोयामा, स्टैनली, एंजल या फिर नियाग्रा। दोस्तों इसका सही आंसर आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चन है। एंजल जलप्रपात दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुला में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों होता क्या है, आपने जब भी वेनेजुला का नाम सुना है तो उसमें आपको एक प्रश्न याद आ जाता है कि जो सबसे अधिक विश्व सुंदरियां हैं वो वेनेजुला से ही हैं। वेनेजुला में अभी क्राइसिस हुए थे, वहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी। तो ये आपको ये चीज़ें, आप अगर करंट अफेयर से रिलेटेड जुड़े हुए हैं तो आपको ये सब चीज़ें आती हैं। अगर मैं देखियो, ये है बड़ा ही सुंदर दृश्य है, ये है वेनेजुला का एंजल फॉल, 3212 फीट हाइट है इसकी। ये आपको याद रखना है, बहुत बेहतरीन नज़ारा है। आपको अगर आप देखना गूगल पे सर्च करके इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, बड़ा मज़ा आएगा। विश्व की सबसे बेस्ट व्यापारिक नदी कौन सी है, दोस्तों आपसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे बेस्ट व्यापारिक नदी कौन सी है। नील, मिसिसिपी, राइन या फिर रोन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है राइन रिवर। यूरोप की या जीवन रेखा जो कह सकते हैं हम, यूरोप की जीवन रेखा कही जाने वाली राइन नदी जो इसका सही आंसर है। राइन नदी को देखो दोस्तों, ये है राइन नदी, बड़ी ही सुंदर है। यहाँ पर बड़ी विश्व की सबसे अधिक कमर्शियल है। यहाँ पर कितने देशों से गुजरती है, तो स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से, फ्रांस से, नीदरलैंड से। और ये इसको अगर मैं कहूँ तो बहुत इम्पोर्टेंट है यूरोप के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बड़ी ही खूबसूरत है। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेवलिंग होते हैं, बिजी भी बहुत ज़्यादा है राइन रिवर। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है, दोस्तों आपसे पूछा गया है कि द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड में जो पोजीशन है इन हमारे भारतीय रेलवे की, तो वो क्या है। तो भारतीय रेलवे की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो चौथी। हम चौथे नंबर पर आते हैं विश्व में। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि एशिया में हम क्या है, एशिया में हम क्या रखते हैं, तो एशिया में हम दूसरे नंबर पर रखते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, तो पहले पे कौन होगा, पहले पे चाइना होगा। चाइना है तो पहले पे। दोस्तों ये मैं आपको एक दृश्य बताता हूँ, ये है इंडियन रेलवे का दृश्य, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो
लेंथ है हमारी भारतीय रेलवे की, वो है 65,000 किलोमीटर। फोर्थ लॉन्गेस्ट है, मैंने बता ही दिया आपको। सबसे जो विश्व में चौथे नंबर पर आते हैं हम, एशिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे रेलवे जोन है वो कितने हैं, तो 17 थे, अब 18 हो गए। 17 थे, अब 18 हो गए। वो विशाखापट्टनम वाला बना है दक्षिण, ये भारतीय रेलवे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोंकण रेलवे जोड़ता है। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न ये पूछा गया है आपसे कि कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है। मुंबई से मनमाड को, रोहा से मैंगलोर को, मुंबई से कोच्चि को, मुंबई से पुणे को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है रोहा से मंगलोर को। अब मैं इस पे आपसे कुछ बात करूंगा। रोहा से मंगलोर को कोंकण रेलवे जोड़ता है। अब इसकी लेंथ है 741 किलोमीटर। रोहा कहाँ पर पड़ता है, तो ये मुंबई के पास में पड़ता है। देखो ये आपने एक फिल्म में देखा होगा, ये दृश्य आपने एक फिल्म में देखा होगा। उस फिल्म का नाम आप क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओगे कौन सी फिल्म में आपने ये दृश्य देखा। बड़ा ही विहंगम दृश्य बोल सकता हूँ मैं इसको। तो दोस्तों आपको यदि इस प्रकार की जो मेरी कोशिशें हैं वो पसंद आ रही हैं, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करो पहले तो। इसके बाद आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। क्या है दोस्तों, अभी आपकी मदद की ज़रूरत है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। धन्यवाद दोस्तों।